अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बहुत ही करारा हमला किया और महाकुंभ को लेकर किया। योगी सरकार का दावा है कि अब तक का श्रेष्ठतम महाकुंभ है, जबकि दूसरे राज्य पार्टियों की सरकारों में खास तौर पर समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कुंभ अच्छा नहीं हुआ था। उनके भाषण का मुख्य बिंदु महाकुंभ की उपलब्धियां थी। विपक्ष ने उनको घेरने की तमाम कोशिश की, लेकिन आज मुख्यमंत्री बहुत ही हमलावर रुख उन्होंने अख्तियार किया। आज उनके इस भाषण को लेकर और महाकुंभ अब जब समाप्त होने को बस कुछ ही दिन बचे हैं, इस पर हम आज खुली चर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का सदन आज एक बड़े अखाड़े में तब्दील हो गया। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 2.5 घंटे की अपनी स्पीच में मुख्य तौर पर जिन मुद्दों पर अधिकांश फोकस किया वो मुद्दे थे महाकुंभ के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह दावा किया कि उन्होंने ये सदी का सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठतम महाकुंभ का आयोजन किया है। उस दौरान उन्होंने एक ख़ास शब्द का भी इस्तेमाल किया। वो शब्द ये कहते हैं कि गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली, सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली और जैसी जिसकी नीयत थी, जैसी दृष्टि थी, उसको वैसा मिला। ये मुख्यमंत्री ने आज सदन के भीतर कहा और उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर दुनिया भर में जो कुछ बातें कही गई उनका भी उल्लेख किया और उन्होंने अपने कर्मचारी और अधिकारियों का भी उत्साह बढ़ाया। महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी जो मुख्य अपोजिशन है और सत्ता पक्ष के बीच ज़बरदस्त टकराव का दौर है। विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक असफल और दुर्घटनायुक्त महाकुंभ है जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, बदइंतजामी थी। सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री का ये क्लेम है कि जिस प्रकार की असाधारण अद्वितीय व्यवस्था उन्होंने महाकुंभ को दी, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। वहाँ पर आम आदमी से लेकर खास आदमी तक और आम श्रद्धालु से लेकर शंकराचार्य तक एक घाट पर स्नान कर रहे हैं और संगम आने से या महाकुंभ आने से उन्होंने किसी को रोका नहीं, बल्कि अधिकांश व्यवस्था की कि आज 62 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया। बहनों भाइयों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा जमावड़ा इन 44 दिनों के भीतर आपको प्रयागराज में देखने को मिला। महाकुंभ असाधारण है, अद्वितीय है, अलौकिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इकलौता ऐसा जमावड़ा है जहाँ किसी इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं, श्रद्धा भाव से लोग आते हैं। गांव से आते हैं, ग्रामीण से आते हैं, पहाड़ से आते हैं, रेगिस्तान से आते हैं, हर उस कोने से आते हैं जहाँ पर हिंदू समाज है। हिंदुओं के लिए संगम स्नान करना, वो भी महाकुंभ में, वो साक्षात मोक्ष पाने जैसा है और इससे बड़ी उपलब्धि धार्मिक तौर पर हिंदू समाज के लिए कोई हो नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक हिंदू ये कोशिश करता है कि कम से कम एक बार वो अपनी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर महाकुंभ में अगर उसको संगम स्नान का मौका मिल जाए तो ये उसके लिए साक्षात ईश्वर मिलने के बराबर है, मोक्ष मिलने के बराबर है, स्वर्ग मिलने के बराबर है। हिंदुओं की यह मान्यता है कि संगम स्नान से इस जीवन काल में किए गए पापों की मुक्ति मिलती है, पाप धुल जाते हैं। यही वो प्रेरणा है, यही वो आध्यात्मिक प्रवाह है जो हिंदुओं को संगम तट पर लाता है। मुश्किलों के बावजूद लोग मीलों पैदल चले हैं, लेकिन संगम स्नान किया है और रिकॉर्ड आगमन हुआ है। प्रयागराज आने वाले 6 हाईवे पूरी तरह भरे हुए, रेल ठसमठस, 80-80 हज़ार रुपए का टिकट लेकर लोग जहाज़ों में चढ़ कर आ रहे हैं सिर्फ संगम स्नान के लिए। बहनों भाइयों, यही वो एक बात है जो देश को और जो हिंदुओं को, जो सनातनियों को आपस में जोड़ती है। ये महाकुंभ ही इकलौता एक ऐसा पर्व है जिसमें क्या साधारण, क्या असाधारण, क्या आम आदमी और क्या प्रधानमंत्री, सब एक घाट पर आना पड़ता है और एक ही डुबकी लगानी पड़ती है त्रिवेणी की।
इसलिए महाकुंभ की खासियत तो अद्वितीय है, उस पर लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री के आज के स्पीच का जो मुख्य कंटेंट था वो महाकुंभ की व्यवस्थाओं की, महाकुंभ की उपलब्धियों से भरा हुआ था। उन्होंने क्लेम किया कि अब तक का सबसे बेहतरीन कुंभ उन्होंने स्वयं की मॉनिटरिंग में आयोजित कराया और जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसा ही मिला। उसी रेफरेंस में उन्होंने गिद्धों को लाश, सूअरों को गंदगी और भी बातें कही उन्होंने। तो बहनों भाइयों, कैसा था कुंभ और इस बार के कुंभ की खासियत क्या थी? क्या ऐसा था जो लोगों को जोड़े हुए था और क्या ऐसा था जो लोग मीलों पैदल चल के तमाम मुश्किलों के बावजूद एक डुबकी लगाना चाहते थे? इस पर विचार करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। आज की परिचर्चा में हम इसी महात्म्य को समझेंगे और ये जो राजनीति चल रही है उसको भी समझेंगे कि दरअसल क्या पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर है या इसके पीछे एक दूसरे को सफल और असफल साबित करने की कोशिश। कुछ बयान सुनिए आप। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। अपने व्यवस्था को बता दिया, उनकी व्यवस्था को ऑडिट रिपोर्ट करके सुना दिया। वो माने न माने उनकी बात, उनकी दृष्टि ऐसी है कि वो सबको उस व्यवस्था में वही देखते हैं। हम लोग कुंभ को अच्छी व्यवस्था वो देखते हैं, अच्छे उसमें धार्मिक उसमें, और उसकी व्यवस्था खराब थी उस पर चर्चा हो। जो समस्याएं वहाँ पे हम लोगों ने देखी, श्रद्धालुओं को जो समस्याएं हुई, जो दुर्घटना हुई, अगर हम सवाल पूछ रहे हैं और उसका वो गलत अर्थ निकाल रहे हैं तो स्पष्ट बात है वो जैसा सुनना चाहते हैं वैसा ही वो सुन रहे हैं, वैसा ही वो जवाब दे रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। जब आपकी पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये श्रेष्ठतम कुंभ महाकुंभ का आयोजन सरकार ने कराया है, तो फिर आप इस स्कोप में पॉलिटिक्स क्यों तलाश रहे हैं? आप क्यों फिक्र करते हैं कि अपोजिशन आपके ऊपर आरोप लगा रहा है? जब आपने कहा कि ये हम सफल हैं तो आपको मानने में कोई गुरेज नहीं, तो फिर इस पर राजनीति क्यों? मुझे लगता है देखिए ब्रजेश जी, केवल हमारे कहने से सफलता नहीं तय हो रही है। मैं पिछले एक हफ्ते के अगर केवल आंकड़े देखिए तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की आमद वहां ना हो रही हो, वो वहां पहुंच करके श्रद्धा की डुबकी ना लगा रहे हो। ये माघ जब खत्म हो जाता है तो लोग ऐसा मानते थे कि कुंभ अब समापन की तरफ है, अब धीरे धीरे भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ये भीड़ लगातार बढ़ती गई है और कम होने का नाम नहीं ले रही है। निश्चित तौर पर अगर अव्यवस्थाएं होती, अगर स्थितियां खराब होती तो निश्चित तौर पर यह भीड़ हतोत्साहित होती। वहां बेहतर व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए भीड़ उत्साहित होकर के लगातार बढ़ रही है। और इतना बड़ा जमावड़ा, न भूतो न भविष्यति जैसे इतना बड़ा जमावड़ा जिसकी कल्पना लोगों को नहीं थी। और ये बात सही है, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जब इस बात का आंकड़ा हम 45 करोड़ तक का रखते थे तो हमें भी लगता था कि ये सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है, 45 करोड़ लोग क्या सच में आ जाएंगे। लेकिन आज जब 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थानीय प्रशासन, मेला प्रशासन, वहां का नगर निगम, वहां के सफाई कर्मचारी, वहां के पुलिसकर्मी, पूरी व्यवस्था और उसको पूरी मॉनिटरिंग करने वाली टीम, मुख्यमंत्री जी का पूरा विजन और प्रधानमंत्री जी का इस पूरे मामले में मार्गदर्शन, इन सब बातों की चर्चा निश्चित तौर पर होगी कि 74 देशों के कैसे राजनयिक जाकर के वहां डुबकी लगा रहे हैं। पूरी दुनिया भर के सामने अभी चित्र बड़ा खड़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? 2 महीने पहले से, यानी कुंभ प्रारंभ हुआ है उसके पहले से ही अखिलेश यादव जी ने कुंभ बुलेटिन जारी करना प्रारंभ किया। और कुंभ बुलेटिन के नाम पर क्या कर रहे थे? पांटून पुल बने नहीं है, वहां मत जाइए, वहां बिजली के खंभे लगे नहीं है, बिजली की व्यवस्था हुई नहीं है, बहुत अव्यवस्था होने वाली है। लोगों को डरा रहे थे, ये कह रहे थे कि वहां तो कोई जाएगा ही नहीं, ट्रेनें खाली जा रही हैं,
बारंबार ये सवाल उठा रहे थे कि इनकी गिनती कैसे होगी, इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी है। हर प्रकार के सवाल उठा करके लोगों को डराने का प्रयास किया और बाद के कल समय तक अलग अलग, किसी ने मृत्यु कुंभ बताने का काम किया, किसी ने कहा वहां जाएंगे तो पाप चिपक जाएंगे, किसी ने कहा कि वहां पानी इतना गंदा है अगर उसका आचमन कर लेंगे, उसमें स्नान कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। हर प्रकार के भ्रम उत्पन्न करने का काम किया, अफवाहें फैलाने का काम किया। और डर क्यों रहे? इस डर का कारण बहुत साफ है। जो लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे, जो अजगर और भूरा बाल साफ करो के नारे लगा रहे थे, जो MY और PDA के नारे लगा रहे थे, वो घबराहट में है। इतनी प्रचंड हिंदू चेतना, इतना प्रचंड हिंदू आवेग ये कभी देखा ही नहीं था। कोई जाति नहीं है, किसी से कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है। तब कोई फिर जब इतनी बड़ी चेतना आप महसूस कर रहे हैं और आप ये मानते हैं कि जाति के बंधन टूट गए हैं, तो फिर आप अपोजिशन के आरोपों की इतनी परवाह क्यों करते हैं? मत करिए। अब अपोजिशन है जब तक, तब तक तो परवाह करेंगे। अपोजिशन नहीं रहेगा तो अलग बात है। अपोजिशन है तो मुझे लगता है लोकतंत्र में अपोजिशन क्या कह रहा है इस पर रिएक्ट करना तो हमारा काम है ही, और निश्चित तौर पर। लेकिन मैं देखता हूं कि मतलब कुंभ की बदइंतजामी पे थोड़े भी सवाल उठे तो आप बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं। जब श्रद्धालु आ रहे हैं, 62 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया और अभी भी आने का सिलसिला जारी है, और जैसा मैं महसूस कर रहा हूं होली तक यही चलने वाला है। होली तक न तो श्रद्धालु रुकने वाले हैं, ना संगम स्नान रुकने वाला है। लोगों में अभी भी वो क्रेज, जोश, जुनून और जज्बा बरकरार है। मैंने भी लाइफ टाइम में लोगों को संगम स्नान के लिए इतना जोश और जुनून और मुश्किलों के बावजूद लोगों को वहाँ पहुँचते पहली बार ही देखा है। तो आप परवाह क्यों करते हैं इतनी? मत करिए। नहीं, मैं ब्रजेश जी देखिए, इन सब के लिए मैं आप लोगों का भी साधुवाद करूंगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी साधुवाद करूंगा। सच्ची तस्वीर, अच्छी तस्वीर आपने नहीं दिखाई होती, सच नहीं दिखाया होता, तो कहीं विपक्ष के इस पहलावे में, इस अफवाहों के जाल में हो सकता है श्रद्धालु फंस सकते थे। ठीक वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसी अफवाहें उन्होंने फैलाई थी। अगर विपक्ष की अफवाहों का समय रहते खंडन न किया जाए और इनको माकूल जवाब न दिया जाए तो हो सकता है कि ये असहज स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 2024 की हार से आपने सीखा इनके और आपको लगा कि आवश्यक है। अगर कोई भी सपाई या कोई भी कांग्रेसी कुछ बोलेगा हमें फुल फोर्स जवाब देना, यही था ना मतलब? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। मुझे लगता है कि झूठ के पांव तो होते नहीं है, झूठ की ज्यादा लंबी यात्रा होती नहीं है। ये एक काट की हड्डी बार-बार चढ़ती अपोजिशन से कर्नल शरद शरण जी को थैंक यू, पहली बार भी यात्रा क्यों तय करने पाए? जी शुक्रिया। मैं कर्नल शरद शरण जी को आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कर्नल साहब। श्रेष्ठतम कुंभ, असाधारण कुंभ, अब तक का बेस्ट कुंभ, और जिसकी जैसी नीयत थी उसको वही मिला, ऐसा चीफ मिनिस्टर का क्लेम है आज सदन में। मैंने उम्मीद किया कि आपने उनका 2.5 घंटे की स्पीच जरूर सुनी होगी। अब जवाब दें आप। जीवन में 2 चीज़ें हमेशा पिछले वाले से बड़ी होती हैं, पहला बजट और दूसरा सामाजिक या कोई अच्छा आयोजन। हमेशा पहले वाले से बेहतर होता है। सजाने वाले को ये याद रखना चाहिए कि राम मंदिर में कितने लोग रोज आ रहे हैं, वो भगवान राम की श्रद्धा के लिए आ रहे हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में बटन दबाने नहीं आ रहे। उसी तरीके से वो जब गंगा मैया में डुबकी आ रहे हैं तो भाजपा की मशीन में कूदने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो गंगा मैया से श्रद्धा रखते हैं, भगवान से श्रद्धा रखते हैं, अपनी श्रद्धा के लिए रखते हैं। हिंदू चेतना, बाहर हिंदू चेतना की बात, बाहर टेबल मेज लगा के जो काउंटिंग कर रहे हो तो ये भाजपा का वोट गिन रहे हो क्या? कि बोले इतने करोड़ आ गए, इतने करोड़ आ गए। अरे कम से कम मंदिर के उद्घाटन के बाद पूरे देश ने जो लोकसभा में आपको सबक दिया है, कम से कम उससे सीख लेते कि धर्म और आस्था कभी भी राजनीतिक वोट नहीं बनता है। आपके लिए सबसे बड़ा सबक 2024 के लोकसभा का चुनाव पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ को राजनीतिक तौर पर क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश की? आपने, ये एक धार्मिक आयोजन है जी, जहां पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं। आपकी सरकार थी 2013 में, आपने भी अपना जो बेस्ट एफर्ट कर सकते थे आपने दिया। मौजूदा सरकार वो भी जो बेस्ट एफर्ट कर सकती है वो भी कर रही है। इसको लेकर आप दोनों लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। ब्रजेश जी बहुत अच्छा सवाल। लोकतंत्र संविधान, बहुत अच्छा सवाल।
हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष को रोकने के लिए, चेक करने के लिए, गलत रास्ते पे जा रहा हो, भटक रहा हो, तो उसको सही राह पे लाने के लिए विपक्ष की व्यवस्था है। हमारी जिम्मेवारी है कि अगर देश का जनमानस जो कुंभ आ रहा है, अगर उसको कोई दिक्कत आने वाली है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सबसे बड़ा विपक्ष है। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार को सही रास्ता दिखाएं ताकि उस रास्ते पे चले। अब आप सरकार को क्रेडिट देते हैं कि उसने हाँ, सफल बिल्कुल कुंभ देंगे, आयोजित किया? बिल्कुल क्रेडिट सफल देंगे, है या नहीं? बिल्कुल क्रेडिट देंगे। हम बता रहे क्या क्रेडिट देंगे। इटावा को मिला लॉयन सफारी और गोरखपुर को मिला गिद्ध प्रजनन केंद्र अभी 1 हफ्ते पहले। ये आपके, और किसको क्या नहीं मिला वो भी बता देता हूं, किसको क्या मिला वो भी बता देता हूं। जो कुचल के मर गए, ना उनको मोक्ष मिला, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अभी तक माफी मिली, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अभी तक श्रद्धांजलि मिली, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उनकी गिनती मिली, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको डेथ सर्टिफिकेट मिला। और तो और छोड़िए, मुआवजा मिला? आपने ये मानने से मना कर दिया कि ये यहां मरे हैं कि नहीं, ये चुपचाप ले जाओ, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट देंगे तो पैसा देना पड़ेगा। थोड़ी शर्म करो। एक श्रद्धालु आपकी अव्यवस्था से कुचल के मरा है, अगर उसके घर में 4 पैसा मिल जाएगा, गरीब का मन हल्का हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के एक बाबा को चैनल पे भेज दिया, 62 करोड़ बोला मोक्ष मिल गया है, मर गए तो मोक्ष प्राप्त हो एक गया है। इंटरेक्टिव सवाल करते हैं जी, 62 करोड़ सकुशल नहाकर घर भी तो गए हैं। 62 करोड़ आप क्या चाहते हैं, मैं रोऊं या हंसूं, आप बताइए। अरे मैं हमेशा चाहूंगा कि आप हंसें। ब्रजेश जी 1500 हंसना जो चाहिए। ब्रजेश जी 1500 रोना जो क्यों कुचल के मरे, उनकी गिनती नहीं हो पाई। 62 करोड़ रोज गिन रहे हैं जो मर गए कुचल के, आज तक उसकी गिनती एक नहीं सवाल जारी आपसे हुई। और जी जब आपकी सरकार ने 2013 में कुंभ आयोजित किया था, जी तब भी मैं मीडिया में था इत्तेफाक से, और मुझे 3 कुंभ कवर करने का अनुभव है, 2001, 13, 25। सब सरकारों में डेटा ऐसे ही आता है, जी, सबका मैकेनिज्म है। और हम पर अगर सरकार डेटा देती है, हम मतलब मीडिया है, तो मानेंगे सरकार का कोई मैकेनिज्म है, जी, सही ही होगा। जी। आपकी पार्टी की सरकार ने जो डेटा दिया था वो भी सही था, जी। ये दे रही, इनका भी सही मानते हैं। तो आप एक चीज तो क्योंकि मानते हैं? हमारे पास जी जी कोई और मैकेनिज्म तो है नहीं गिनने जी, का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक बात तो मानते हैं कि जो पार्टी विद डिफरेंस वाला टैग तो हटा लेना चाहिए भाजपा से, कि सब एक ही लय के फकीर हैं। बोले जैसे हमने डेटा दिया वैसे बसपा ने दिया, भाजपा भी वैसे ही दे रही है। मैं चाहता हूं जनता, राजनाथ सिंह की मैं सरकार चाहता थी, हूं कि जनता और आपकी टंडन जी बात, मंत्री थे मैं चाहता नगर हूं कि विकास जनता आपकी बात बहुत ध्यान से सुने, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब फिर भी दे। हाँ। अगर 62 करोड़ गिन सकते हो तो जो मरे उनको गिनने में Thank you, कितना sir. समय चाहिए? बस मेरे को 10 सेकंड सर और अब दीजिए, बोलिए, 10 सेकंड और दीजिए। थैंक यू सर, कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड ले लीजिए जी। लेकिन कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड। गोरखपुर में मेट्रो आनी थी, यहाँ लखनऊ की 50 मीटर नहीं Thank you, बढ़ी। sir, बहुत शुक्रिया। आपने प्रजनन केंद्र उमा। दिया, आपने हमको 15 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। जुमला देते देते, रोजगार देते, आरक्षण देते, गिनती कराते, सेंसस कराते, एड्स पे कमीशन लाते कर्नल साहब लाते। की एक खूबी है, हमारे आपकी 15 एक लाख योग्यता करोड़- बताता हूं। हमारे 15 लाख का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you। राकेश जी, Thank लेते you, जाना, बहुत शुक्रिया। लेते जाना, चिपका बहुत लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी थैंक यू सर, जुमलेबाजी का। थैंक यू सर। दिल कर्नल अफर गया है, कर्नल पेट साहब अफर की एक गया। खासियत ही है कि ये स्टार्ट ही 50-60 की रफ्तार से लेते हैं। मतलब जैसे स्टेज पे किसी को खड़ा कर दो ना और बोलो कि अब डायलॉग बोलना है, कर्नल साहब स्टार्ट वहाँ से लेते हैं, और ये मतलब समय नहीं गंवाते हैं, और हमला तो तुरंत ही करते हैं। मैं उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, स्वागत है आपका। तो सरकार को बधाई दीजिए आप भी कि इतना शानदार श्रेष्ठतम आयोजन हुआ, 62 करोड़ लोग नहा के गए हैं। और पांडे जी, हमारे प्रयागराज की, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूँ इसलिए हमारे वर्ड बोल रहा हूँ, हमारे प्रयागराज की सड़कें आज भी ठसम ठस हैं। अगर सीधे निकल के दिखा दो तो बताएं, टेढ़े टेढ़े निकलना पड़ेगा किसी भी सड़क से। बताइए पांडे जी, स्वागत आपका, आइए। ब्रजेश जी, मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आपको 3 कुंभ कवर करने का मौका हो गया। तो क्या कभी ऐसा रहा कि कुंभ का आयोजन हो रहा हो और सड़कें खाली रही हो? ये तो भारत आस्था का देश है, भावनाओं का देश है। जब से प्रयागराज में कुंभ का आरंभ हुआ, लगातार संख्या बढ़ती ही गई। 1904 में जितने लोगों ने कुंभ में स्नान किया था, 1940 में उससे ज्यादा स्नान किए थे, 1952 में उससे ज्यादा स्नान किए, 2013 में उससे ज्यादा स्नान किए, अब 2025 पांडे बाबा, आप मेरी बात पे हर्ट हैं या जो नंबर ऑफ श्रद्धालु हैं उस पे हर्ट हो गए आप? नहीं, मैं हर्ट किसी बात पर नहीं हूं।
और धार्मिक भावना का बखान कर रहा हूं कि लगातार जो संख्या भारत की बढ़ रही है उसके कारण, चाहे वो कुंभ का स्नान हो, चाहे अयोध्या में दर्शन हो, चाहे मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन हो, ये संख्या हमेशा बढ़ रही है। और सुनिए, ट्रेन में, जहाज में, बसों में, हर जगह संख्या बढ़ रही है भारत की। पर इस बात तो सहमत होंगे पांडे जी, इस बात से सहमत होंगे कि इस बार का जो जोश, जुनून और जज्बा है वो एक असाधारण है। और ये मैं नहीं, आप ग्राउंड पे किसी से पूछ लो, रिक्शा वाले से पूछ लो, इस बार असाधारण बात है। और वो क्या बात है मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों में हाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया राकेश त्रिपाठी ने, हिंदू चेतना जागृत हो गई है। और आप भी देखो, आपकी जगी कि नहीं जगी? कुंभ या किसी भी धार्मिक भावनाओं का आयोजन भारत में होता रहा है। हमारी भावनाएं ऐसे ही उमड़ती रही है। समस्या इसकी नहीं है किसी को। समस्या किस बात की है कि आप अगर स्वामी इतने सारे स्वामी, वो नकली स्वामी, फर्जी स्वामी, इतने स्वामी है, आप इन फर्जी स्वामियों को शंकराचार्य के अगेंस्ट लाके खड़ा कर दे रहे हैं। जो योगी जी की भाषा है, सुनिए, सबसे पहले मरने वालों पर आक्रोश व्यक्त करने वाले कौन? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। गंगा का पानी प्रदूषित है, इस पर बयान देने वाले शंकराचार्य जी। अव्यवस्थाओं पर तमाम तरीके के सवाल उठाने वाले प्रेमानंद जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, दूसरे शंकराचार्य निश्चलानंद जी। तो योगी जी की जो भाषा है, क्या ये अपने आप को शंकराचार्य से बड़ा समझकर उनके लिए इस तरीके की शब्दावली का आपको किसकी बात पर ज्यादा यकीन है पांडे जी? जो चीफ मिनिस्टर सदन में कह रहे हैं, शंकराचार्य जी की बात पर यकीन है। नेता सदन है वो, कांग्रेस पार्टी के भी है। सनातन धर्म की ध्वजा है, सनातन धर्म की ध्वजा। जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, वही सनातन धर्म के असली भगवान हैं। आदि शंकराचार्य। पांडे जी, मुझे कोई इस बात पर कोई विवाद ही नहीं है। और अगर योगी जी, मुझे कोई विवाद नहीं। आप डिबेट को दूसरी दिशा में ले जा रहे हो। हम लोग महाकुंभ पर का जो राजनीतिकरण हो रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और कोई भी पढ़ा लिखा हिंदू है वो जानता है कि शंकराचार्य जी की हमारे धर्म और समाज में क्या स्थिति है। वो ईश्वर का अवतार माने जाते हैं और उस पर कोई विवाद नहीं है। जो विवाद करते भी हैं उन्हें धर्म की समझ भी नहीं होगी। हम लोग अनावश्यक शंकराचार्य जी को किसी विवाद में न डालें। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग चले आ रहे हैं, जो रेला चला रहा है, ये कौन सा जोश और जुनून है? बिल्कुल, वो आते रहे। मैं यही तो कह रहा हूं। सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए ब्रजेश जी, मेरी बात आ जाए। जब अयोध्या में आयोजन हुआ, शंकराचार्य को दुश्मन बना दिया गया। जब कुंभ का आयोजन चल रहा है, शंकराचार्यों को विलेन बनाया जा रहा है। ये फर्जी, अर्जी, दर्जी टाइप के चलो, कम से कम आपको तो मुक्ति मिल गई, आपको नहीं बनाया राकेश त्रिपाठी ने। मैं तो इनको साधुवाद दूंगा आपकी तरफ से। आपको नहीं बनाया। धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं। और राकेश त्रिपाठी, उमाशंकर पांडे, कर्नल साहब, देवकी नंदन जी, वीरेंद्र जी की तरफ से अनिल दुबे जी को बधाई भी देना चाहता हूं। अब तक तो ये प्रवक्ता थे, पर प्रवक्ता पद अब इनके पास नहीं है। अब क्या हो गया हैं? तो अब इनका प्रमोशन हो गया और इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। मैं इनको हार्दिक और कोटि कोटि बधाई देता हूं इनके इस प्रमोशन पर और इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। बहुत बहुत बधाई माननीय जी, धन्यवाद। बहुत बधाई। तो दुबे जी, एक अच्छा सवाल से शुरू करते हैं ताकि मतलब माहौल ठीक रहे और आप भी थोड़ा पॉजिटिव फील करें कि कहाँ रोज रोज फंसा देते हैं, आज तो कम से कम छोड़ दें। तो आप ये बताइए कि कुंभ के आयोजन को लेकर इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, ये क्या है? देखिए ब्रजेश जी, कुंभ राजनीति का विषय नहीं है। 2013 में महाकुंभ हुआ, 2019 में कुंभ हुआ, और ये जो है इसको अगर हम विराट महाकुंभ कहें तो ये ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में लोग इस बार आए हैं ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इसमें कहीं कोई नहीं। और आपको मैं बताऊं कि अगर कोई एक तिलक का आयोजन करिए, एक विवाह का आयोजन करिए और 500 लोगों को, 1000 लोगों को आप बुलाइए, तो उसके बाद इतनी गंदगी हो जाती है
कि लोगों को लगता है कि यहाँ कोई आयोजन हुआ था नगर निगम का या जिला पंचायत का, जहाँ भी जैसा हो वो आवें, इसकी सफाई करें, उसमें कमियां रह जाती हैं। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद, मैं 2 बार मुझे सौभाग्य मिला, मैंने 2 बार स्नान किया जा करके, लेकिन वहाँ कहीं कोई गंदगी नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसका उल्लेख किया जाए। अगर राजनीति करनी है, राजनीति के लिए जो है तमाम विषय हैं, ये तो सनातन धर्मियों का पर्व है, सारे जो संत महात्मा हैं उनका पर्व है। और कुंभ वर्षों से जब कभी कोई प्रचार माध्यम नहीं था तो लोग पत्रा देख लेते थे, पूरे देश को पता होता था कि फला तारीख को कुंभ लगेगा। इस बार के कुंभ में क्या खास बात आपको? इस बार भीड़ बहुत आ रही है लोगों को। क्यों आ रही है? नहीं, एक तो ये 144 वर्ष के बाद ये संयोग आया, ग्रह नक्षत्र सारे 144 साल पहले जो थे, ये जो वो इस त्रिपाठी बार जी कह रहे हैं कि चेतना जग गई, वो नहीं, चेतना तो जगी है, पहले से ज्यादा जगी, तभी तो मैंने कहा कि ये विराट महाकुंभ है, इसमें भीड़ है। और इतने बड़े आयोजन में अगर कहीं आप ये देखना चाहें, हम ये जब चर्चा करते हैं तो हम या तो ब्रजेश मिश्रा में देखें कि इनमें अच्छाई क्या है, और अगर हम कमियां देखते हो, और अगर तो ये अगर और हम कमियां देखने लगे तो हम आपकी कमियां देखें तो उनको जो है कमियां दिखाई पड़ रही हैं, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन किस तरह सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। किसका ज्यादा अच्छा था, इनका कि उनका? नहीं, अब वो अपने अपने समय की बात है। मैंने कहा कि जितना अच्छा, मैं 2 बार गया, मैंने 2013 में भी कुंभ में स्नान किया, कितनी बार 2019 में भी किया और इस बार भी किया। कौन सा वाला बढ़िया था? व्यवस्था जो इस बार है, इस बार साफ सफाई की हर चीजों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और इतने लोग जाकर के घाटों पर स्नान कर रहे हैं, तो यह जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष से भी मेरा ये अध्यक्ष जी नहाने नहीं आए? नहीं, अध्यक्ष जी नहीं आए, पूरा मंत्रिमंडल, जो मंत्री जी हैं सारे विधायक नहा रहे हैं, हम लोग नहा रहे हैं, और अभी के कुंभ खत्म। तो राकेश त्रिपाठी को सफाई दो ना, हमें नहीं, हमें सफाई कहाँ, वो हमसे मांग रहे हैं, हम लोग नहा तो रहे हैं, उनके नाम पे हम लोग जो डुबकी लगा लिए, बिल्कुल लगा ली। अच्छा, ये भी व्यवस्था है कि अगर आप चाहें तो किसी के नाम पे, एक खबर में देख रहा था, वो डिजिटल जो एक खबर देख रहा था वो, बल्कि एक दिन राकेश जी जिक्र भी कर रहे थे। नहीं, वो तो हमारे डिजिटल डिजिटल, वो आप अलग जा रहे हो, हमारे तो अच्छा, मैं अलग जा रहा हूँ, कोई किसी के नाम पर डिजिटल जानते हैं, उसमें क्या तस्वीर को कैसे ऐसे डिप करते हैं, एक प्रिंट आउट निकालते हैं, डिप करते हैं, फिर डिप वाली वीडियो भी बनाते हैं। नहीं, हम लोग तो जो है ना, हमारी पूरी पार्टी, क्योंकि त्रिपाठी जी को तसल्ली हो जाए, इसलिए मैं हर तरह के त्रिपाठी जी को तसल्ली है, आप उसमें बहुत प्रयास मत करिए, त्रिपाठी जी उसमें आपके झांसे में नहीं आने वाले, नहीं आएंगे, नहीं अच्छा, वो तो देख ही रहे हैं। बाकी लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ फिर से कि विपक्ष को झांसा क्या शब्द, कैसे शब्द कि जो है, जो अच्छी चीज है उसकी आप तारीफ करना, बिल्कुल। ये सनातनियों का कुंभ है, सरकार उसमें व्यवस्था कर रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है, और सरकार की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आकलन नहीं किया था कि इतनी बेशुमार श्रद्धालु आ जाएंगे। वो तो मैक्सिमम क्लेम कर रहे थे कि साहब 40 करोड़ आ जाएं तो हमारा रिकॉर्ड है। नहीं, ये तो अनएक्सपेक्टेड क्राउड है। और आप उसमें आप लोगों का भी मैं अपना अनुभव और बताता हूं, आप लोगों ने भी माघी पूर्णिमा के बाद वहां धूल उड़ती थी, कभी कोई जाता नहीं था, मतलब केवल स्थानीय लोग जाते थे। माघी पूर्णिमा के बाद तो कोई रुकता भी नहीं था। तो ये अद्भुत इस बार तो मतलब कोई दिन ऐसा नहीं हो कि जिस दिन वहां पर मतलब सातों हाईवे जो इलाहाबाद प्रयागराज को कनेक्ट करते हैं सारे के सारे पैक्ड हैं। कोई भी रेलवे स्टेशन देख लें, एयरपोर्ट की हालत तो बस स्टेशन से बदतर है, इतनी भीड़ आ गई है। नहीं तो भीड़ जा रही है, लोगों की श्रद्धा है और धर्म कोई तो नवचेतना है जो लोगों को जागृत कर रही है। ऑलराइट, देवकी नंदन जी बताएंगे अपना अनुभव इस बार के महाकुंभ पर, आपका अनुभव। देखिए, कुंभ दिव्य भव्य ये सब जगह होता है। देश में 4 कुंभ होते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। अब एक बड़ा सवाल चर्चा में आ रहा है कि आखिर एक इतनी सारी भीड़ क्यों आ रही है। दरअसल पहले होता क्या था, ये 4 जो स्थान थे, जो पश्चिम के लोग थे उधर ही रह जाया करते थे, जो उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे वो हरिद्वार जाया करते थे, जो महाराष्ट्र के साइड के थे वो नासिक कुंभ स्नान किया करते थे, और जो उस साइड के लोग होते थे वो उज्जैन में स्नान किया करते थे। पूर्वांचल और इधर के जो लोग होते थे वो लोग प्रयागराज जाया करते थे। लेकिन इस बार एक कैंपेन चला, सरकार ने बहुत कैंपेन, सबसे बड़ा इसमें मैं योगदान देता हूं कैंपेन का, और कोई मतलब नहीं है। आज आप कैंपेन कुछ भी कर लीजिए,
तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे हर व्यक्ति चर्चा कर रहा हो डिजिटल स्नान की, तो ये एक कैंपेन है, उसी कैंपेन के हिस्सा था। और 144 साल बाद की जो बात कही गई, वो लोगों ने ये सोचा, जैसे मैं हूं, मैं 144 साल बाद तो रहूंगा नहीं, बच्चा जो होगा वो भी 144 साल बाद नहीं रहेगा, बूढ़ा भी 144 साल बाद नहीं रहेगा। तो सबके दिमाग में एक बात बैठी, जो लोग वहां गए सबके दिमाग में एक बात बैठी, 144 साल बाद तो मैं रहूंगा ही नहीं, तो इस बार का मौका क्यों हाथ से जाने दूं। 144 साल को लेकर के विवाद है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मेरी किताब आ रही है प्रयागराज महाकुंभ 2025, इसी महीने, अगले महीने आ जाएगी 15 तारीख तक, उसमें आप पढ़िएगा। मौके पे आपने भी गंगा नहा ली? नहीं, मैं गंगा में नहाइए ना, मैं लाइए, किताब आनी चाहिए। इससे उद्घाटन डिबेट में इससे पहले, अभी 20 दिन पहले मेरी किताब एक और आई है, अखाड़ों का महाकुंभ। तो कुंभ पर तो मेरा रिसर्च है, और पूरे देश में जहां कहीं भी कुंभ होता है मैं वहां मैं हर कुंभ में गया हूं। इस वाले में गए? इस वाले में भी गया मैं, और प्रयागराज के कुंभ में लोगों से बात की, मैं तो कहता हूं बहुत पत्रकारों को, स्थानीय लोगों से बात। देखिए क्या होता है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, देखिए श्रद्धालु में क्या होता है कि देखिए, किसी जो पैदल चल रहा है उसको तकलीफ होगी, हमारी आपकी गाड़ी अंदर चली गई तो हमको तकलीफ नहीं होगी। तो इसको, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। हर कुंभ में सबकी गाड़ी अंदर नहीं जाती। तो आप वीआईपी हैं, आपकी गई होगी। नहीं, हम लोग तो साहब पैदल जाने वाले लोग हैं, हम तो कभी आप तो आम आदमी हैं। आप तो भाई देखो प्रयागराज के हो, आप तो प्रयागराज के हम लोग तो हर गली जानते हैं किस गली से संगम पहुंचे। एक ये देखिए, जहां तक लोगों को पहुंचवाने का काम कर रहे थे, हम तो गली गली जा सकते हैं। भाई देखिए, आपको मैं बता सकता हूं किस गली से जाना है, आप जल्दी पहुंचे। नहीं, आप तो बता, देखिए वहां जो सिचुएशन आप ही को नहीं पहुंचा, वहां पर बाकायदे मुझे लगता है करीब 5000 से ज्यादा वीआईपी अब तक आ चुके हैं वहां पर। और कुंभ में पहली बार, अब तक मुझे कोई इतिहास नहीं मिलता है कि कुंभ में किसी को इनविटेशन दिया गया हो कि ब्रजेश मिश्रा जी आप आइएगा कुंभ में। तो ये भी हो सकता है कि उन वीआईपीज़ की वजह से प्रेरणा मिल रही है। मैं उसी पर आ रहा हूं। दरअसल होता क्या रहा है कि कुंभ एक, जो अभी दुबे जी ने कहा कि पत्रा आता था, उस पत्रा में लिखा होता था कि किस साल कुंभ लगेगा, कब कहां कुंभ लगेगा। पूर्ण 2 कुंभ होते हैं, एक अर्ध कुंभ होता है, दूसरा पूर्ण कुंभ होता है। ये जो कुंभ है पूर्ण कुंभ है, इससे पहले जो लगा था वो अर्ध कुंभ था। भैया लेकिन एक चीज मैं देवकी जी आपको बताऊं, कुंभ की जो महिमा है ना, वो त्रिवेणी में ही नहीं, तो आज से मैं नहीं, किसी को कम नहीं बता रहा, सब अच्छे हैं। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। कुंभ मतलब प्रयागराज है। मैं आपको एक घटना बताऊं, 17वीं शताब्दी की बात, एक उल्लेख मिलता है, उससे पहले का तो मुझे पता नहीं है। 17वीं शताब्दी का उल्लेख मिलता है, वो कन्नौज का राजा था हर्षवर्धन, और वो हर कुंभ में वहां जाता था, और जितने भी दान, मतलब वहां गंगा संगम में स्नान करता था, और जो कुछ भी वो संपत्ति 5 साल 6 साल में अर्जित करता था, वो सारी संपत्ति वहां दान करता था। तो संगम में स्नान और दान, कुछ दान हुआ अभी तो हमको दें तब बताएं। ये तो उल्टा लेके आए पद अपने लिए, तो नहाए हैं प्रमोशन। तो कुंभ में स्नान और दान का महत्व है, और स्नान वहां पर देखिए, थैंक यू सर, इस बार भी जो लोग गए वहां पर स्नान किए, और जितनी उनको श्रद्धा लगी वो उन्होंने दान किया। ये किसी राजनीतिक उसमें नहीं गए हैं। देखिए, बीजेपी को 23 करोड़ 23.5 करोड़ वोट पिछली बार 2024 के चुनाव में मिला पूरे देश भर में। अगर 62 करोड़ लोग वहां पर स्नान कर लिए, तो क्या बीजेपी को 62 करोड़ लोग वोट दे देंगे? अरे सर, इस नाते पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी की तरफ हमारे साथ डिबेट चाहे किसी भी। थैंक यू सर। बीरेन जी, बहुत स्वागत आपका। महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, अब तो 1-2 दिन में समाप्त भी हो जाएगा। जिस तरह का धार्मिक महाकुंभ हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक तौर पर अपने बयानों का भी दोनों तरफ से महाकुंभ बना दिया गया है। आपकी क्या धारणा है कि क्या इसके पीछे वाकई में राजनीति है, या फिर अपोजिशन का कंसर्न है और सत्ता पक्ष को जागृत रखना ताकि व्यवस्था ठीक ठाक रहे, या फिर पॉलिटिकल गेम सेट करना, दोनों का? देखिए ब्रजेश जी, 26 तारीख को कुंभ समाप्त हो जाएगा। आज 24 है, कल और परसों 2 दिन अब प्रयागराज में कुंभ है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस देश में अगर 110 करोड़ के लगभग हिंदू हैं, तो उसमें करीब 65 करोड़ के लगभग अगर स्नान कर लिए, तो आप ये मानिए कि आधे से ज़्यादा देश के पाप धुल गए लोगों के, और लोगों ने पुण्य कमाया इस कुंभ में आकर। और 3 श्रेणियां आज बताई हैं मुख्यमंत्री ने सदन में, मानव, दानव और महामानव, यानी कि देवता। ये 3 श्रेणियों के लिए
ये कुंभ बड़ा फलदायी और बड़ा कहा जाता है पाप काटने वाला होता है। वैसे एक चीज आप ये मानेंगे कि जब 8 साल पहले योगी सरकार की शुरुआत हुई थी तो उसने एक धार्मिक पर्यटन के एजेंडे पर काम करना शुरू किया था, जिसमें कहा गया अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण्य, प्रयागराज और बटेश्वर, ये सब पूरे बुंदेलखंड तक के इलाकों को जोड़ा जाएगा। अब जिस तरह से कुंभ में भीड़ आई है और उस भीड़ से एक बहुत बड़ा हिस्सा काशी भी गया और अयोध्या भी गया, उससे लगता है कि सरकार जिस उद्देश्य को लेकर चली थी 8 साल पहले भाजपा, योगी उस एजेंडे में अब कामयाब हुए हैं। और ये धर्म के आधार पर भाजपा ने हमेशा सत्ता को चलाया है, चुनाव लड़ा है, सत्ता पाई है। हिंदुत्व के लिए इनके नेता योगी आदित्यनाथ ये सब हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। आज वो अपने उद्देश्य में सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं आकर पूरा करके, तो स्वाभाविक है कि जिस धार्मिक विकास की यात्रा की शुरुआत का सपना उन्होंने दिखाया था उसमें तो वो कामयाब हैं। लेकिन जब बात आती है कहीं पर कोई चीज़ फंस जाती है तो वो विपक्ष को इसी चीज़ से घेरते हैं, क्योंकि भाजपा के हाथ में इतना बड़ा हथियार है धर्म का और हिंदुत्व का, जिस पर विपक्ष अगर बोलेगा भी तो वो फंसा ही रहेगा, वो उबर नहीं पाता है और यहीं पर वो उसको घेर के रखना चाहते हैं। इसके बाहर वो जाकर चर्चा नहीं करते, तो धर्म और अधर्म के चक्कर में बहस पूरी घिर कर रह जाती है। ब्रजेश जी, जहाँ 65 करोड़ लोग आ रहे हों वहाँ स्वाभाविक है कि पैसा भी आएगा, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और एक एक परंपरा आगे बढ़ेगी। अगर इसमें से कुछ पर्यटक हर साल आते रहे तो उत्तर प्रदेश को विकास के और फायदे के लिहाज से देखिए तो ये कुंभ बहुत कामयाब है। और सच बात तो ये भी है कि कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब आप चाहते हुए भी भीड़ को नहीं रोक पाते। आप चाहो कि अब ना आए लोग, लेकिन लोग आते रहते हैं। ये उसी तरह से है जैसे शादी ब्याह में खाना आपने 500 आदमी का बनवाया हो और आ जाए 3000 आदमी ने उतारी, तो फिर खाना तो घटेगा ही, भगदड़ भी हो सकती है और उसमें झंझट भी हो सकता है, आलोचना भी हो सकती है। तो ये कुंभ आकलन से परे की चीज रहा जी, जो भीड़ का आकलन किया गया था। ये बात जरूर है कि हम लोग धर्म में हमेशा पुण्य की चीजें देखते हैं, अपना अपना सबका नजरिया होता है, वो किसको क्या मिला वो उस नजरिए से देखता है। लेकिन सनातन ये कहता है कि जिसकी भक्ति सच्ची होती है उसको भगवान जरूर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, पानी में मिलेंगे कि बालू में मिलेंगे कि प्रयागराज में मिलेंगे कि अयोध्या में मिलेंगे कि रास्ते के जाम में मिलेंगे या हवाई जहाज के में मिलेंगे, ये आप खुद तय करिए। दुबे जी को तो मिल गए भैया। तो दुबे जी 4 दिन पहले नहा के आए थे, वीआईपी व्यवस्था में नहाए हैं, पुलिस की स्कॉट में नहाए हैं और पुलिस वाला इनके बोट पर भी था कि अगर कोई आप क्या क्या पोल पट्टी खोल रहे, तो पुलिस वाले भी अगर डूबने लगे तो पुलिस वाले इनको उतार भी लेंगे। इनके लिए गोताखोर जल पुलिस लगी रही हो भाई। नेशनल जनरल सेक्रेटरी, इतना तो प्रोटोकॉल बनता है। देखिए दुबे जी भी उसी परंपरा से आए हैं जहां पर लोगों ने चाहे वहां भगदड़ का शोर मचा हो, चाहे पानी की गुणवत्ता को लेकर हंगा शोर मचा हो, इन सब चीजों से लोग बेपरवाह रहे, वो माने नहीं, वो आते गए, चाहे ट्रेन से, चाहे सड़क से, चाहे हवाई जहाज से, और आज भी लोग आ रहे हैं। तो जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भाजपा चली थी उसमें वो कामयाब नजर आ रही है। लेकिन मैं अनिल जी की उस बात से सहमत हूं कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की डुबकी लगाई, भले वो ना आ पाए हो। लेकिन ब्रजेश जी, अगर डुबकी किसी ने लगाई तो नंदगोपाल नंदी मंत्री ने लगाई है, जो भाजपा के जितने कार्यकर्ता है वह ना आ पाए उनकी भी डुबकी उन्होंने लगाई, और जो पुरखे बन गए उनके नाम की भी डुबकी अगर किसी ने लगाई है वो भी लगा लिया। पर नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगले आदमी ने इतने मतलब
बहुत जितने चाहे वो जनवरी की मुझे लगता ठंड है रही हो, डुबकी लगावे मैं तो बाद भी त्रिपाठी उस जी को आदमी को चैलेंज छींक दूंगा तक नहीं आई। कि नंदी के बराबर डुबकी लगाएं। मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाँ, उनका भी नाम नंदी नहीं का कर नाम पाएंगे आना त्रिपाठी चाहिए। जी, नहीं कर पाएंगे। ब्रजेश जी वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। हाँ। इस जाड़ा में अगर इतनी डुबकी लगा लियो तो छींक और जुकाम तो होंगे, वो भी नहीं आया उनको। हाँ। तो ये भी वो बड़े मजबूत वाले, जो आदमी वैसे बहुत घाट घाट का पानी पिया हो, इतना जल्दी होके सर्दी जुकाम का भी अरे जाओ रुक पाएगा। जाइए, रुक जाइए। है ना। वैसे हम लोग तो पहले ये मानते थे, देखिए ऊपर वाले ने भी व्यवस्था बहुत टाइट कर दी है। पहले ऊपर वाले के पास जो हिसाब किताब धीमा था तो अगले जन्म में हिसाब किताब करते थे। अब आजकल तो ऊपर वाले के पास भी लैपटॉप है, तुरंत कर्म करो, तुरंत हिसाब का फल लो, तो तेजी से परिणाम आते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, एक 4 लाइन में कहूंगा कि कभी दबा कुचला इलाहाबाद था मैं, आज कुंभ का आगाज हूँ, आओ देखो हिंदुओं मेरा वैभव, आज मैं दोबारा प्रयागराज हूँ। तो प्रयागराज की महिमा भगवान राम ने भी बखानी है। जब वो भारद्वाज के आश्रम में रुके थे और वो त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने गए, तब भगवान ने बात कही थी कि राम प्रयाग महत्व बखाना, तीर्थेश्वर या सरस सुहाना, और नाम प्रयाग यज्ञ हुए अगणित, कण कण मंत्रों से अनुगुंजित। जब बीरेन जी अगर चौपाई पढ़ने लगे तो आप ये समझिए कि क्या जागृति है, मतलब जागृति। जो त्रिपाठी जी ने कही थी, ये बात त्रिपाठी जी का भी अंदाजा नहीं रही। अभी अवध के रहने वाले अरे अवध के और रहने बड़ी वाले अच्छी अवधि भी बोलते और हैं। अभी जब मिले थे बाहर हाँ। तभी मैंने एक इसका आकलन चौपाई कर से ही लिया स्वागत था। किया होगा आपका। हाँ बीरेन जी कंप्लीट करें। विजय जी, ये सब मानस में लिखा है। राम हम लोगों के जीवन के आदर्श हैं। अगर उन्होंने प्रयाग की महत्ता को बखाना है तो उसको हर हिंदू को जानना और समझना चाहिए। जी। फिलहाल सुनिएगा कि आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बड़ा आयोजन हुआ है। मैं उनकी तारीफ करूंगा। इस लाइनों से इस बात को समझिएगा, उनकी इच्छा शक्ति को, उनके काम को भी आज सराहना मिलनी चाहिए। सुनिएगा कि मैं खुली किताब का पन्ना हूं, जो पढ़ गया बिन भावों के, और उस गलियारे का राही हूं, जो चला सदा बिन राहों के, और मेरे शब्दों की गहराई की इन गीतों तक नाकाम पहुंच, मैं हरा जख्म उन अश्कों का, जो बहे सदा बिन घावों के। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का लाभ राजनीतिक तौर पर प्राप्त करने के लिए महाकुंभ आपके लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? ब्रजेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिल रहा है और इससे अगर विपक्ष को पीड़ा हो रही है तो यह अवसर विपक्ष के पास भी था। विपक्ष भी चाहता तो विपक्ष भी लाभ ले लेता डुबकी लगा करके। लेकिन आपकी और हमारी इस डिबेट के बीच में मैं 8:31 पर अखिलेश यादव जी ने फिर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट का फोटो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपके दर्शक उसको देख पाएंगे। ये फोटो एक एम्बुलेंस का है जो भीड़ के सामने है। यानी आज जब 1,30,00,000 लोग आज भी डुबकी लगाए हैं और ये आंकड़ा 63,36,00,000 पहुंच चुका है, तब भी अखिलेश यादव बाज नहीं आ रहे। वो अभी भी एम्बुलेंस भीड़ के साथ दिखा करके कि वहां मत जाओ, वहां जान का खतरा है, वो अभी भी ट्वीट कर रहे हैं। 8:31 पर अभी भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। ये कहां तक जाकर के गिरेंगे? अभी भी उनको सच दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब भी वो समझ नहीं पा रहे। जब इस देश में कोरोना की महामारी आई तो कोरोना की महामारी में सबको वैक्सीन से बचाया जा सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन खोजी, भारतीय वैज्ञानिकों ने, लेकिन उस वैक्सीन को उन्होंने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, भाजपाई वैक्सीन है, मत लगाना वरना आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, आप इंपोर्टेंट हो जाएंगे। तरह तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया और क्या हुआ? रात अंधेरे चुपचाप जाकर के धीरे से वैक्सीन लगवाए। ऐसे ही कुंभ को लेकर के इतनी अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन चुपचाप जाकर के कुंभ में स्नान भी कराए। ऐसे ही भगवान के मंदिर को लेकर के भी अफवाहें फैलाते हैं कि ये तो अधूरे समय पर अधूरा मंदिर है। जब 62 करोड़ लोग आ रहे हैं, इतना लोगों में चेतना है, कराए कि नहीं कराए, इतनी चेतना है, लोग आ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं आपको उनका वेलकम उनके सम्मान में कहना चाहिए। लोगों ने इतनी तकलीफ उठा के भी आए, आपने एक बार भी तारीफ नहीं की कि श्रद्धालुओं ने कितना असीम धैर्य दिखाया। अखिलेश यादव की बड़ी चिंता है आपको, उन्होंने देखो ये कह दिया उन्होंने, अरे क्यों भाई इतना ध्यान दे रहे हो, आप जो श्रद्धालु आए उनकी व्यवस्था में लगो।
नहीं, श्रद्धालुओं की तो पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। श्रद्धालुओं की सभी व्यवस्था तमाम सारे सामाजिक संगठन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए तो पूरा देश लगा हुआ है ना, पूरी सरकार लगी है, सारी व्यवस्था लगी है। लेकिन जो लोग इसमें लगातार व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। और ऐसे विघ्न संतोषी लोगों पर अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो ये कुछ ना कुछ उसमें व्यवधान लगातार काम ना कर रहे हैं। ये दृष्टि जमाए बैठे हैं कि कहीं कुछ घटना घटित हो और तुरंत उसका राजनीतिक लाभ लिया जाए। जरूरत से ज्यादा ध्यान देके कहीं आप विपक्ष को चर्चा में आप ला रहे हैं ना, आप तो विपक्ष पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं, विपक्ष तो स्वयं कर रहा है ना। अब हमारी आपकी जब चर्चा चल रही थी, हम द डिबेट कर रहे हैं। अब इस बीच में अखिलेश यादव जी न जाने क्यों आपकी डिबेट देख करके शायद मुझे लगता है उन्होंने तुरंत 8 बजे अगर डिबेट देख के किए होते अपना मनसा फिर तो जाहिर कर दी। अनिल दुबे को बधाई देते। वैसे बधाई तो आपने भी नहीं दी दुबे जी को। नहीं, वो तुष्टि नहीं, बधाई तो हमने व्यक्तिगत दे दी। हम तो और अनिल जी को सार्वजनिक मंच पर भी हम वास्तविकता में, और उनको मिलना भी चाहिए। जितने प्रोमिनेंट कार्यकर्ता है, परिश्रमी कार्यकर्ता है, परिश्रम का सम्मान होना चाहिए। और ऐसे लोगों का राजनीति में सम्मान होता है तो निश्चित तौर पर लोगों का बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद भाई आपके। बहुत शुक्रिया। कर्नल साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई क्या है कि हर आधे घंटे में आपके नेता महाकुंभ को लेकर कोई ना कोई बयान ऐसे दे रहे हैं। मैं जहां एक मेरा सवाल कंप्लीट, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जो व्यवस्थागत चीज़ें हैं उसको भी लोगों को अश्योर करना पड़ेगा कि आप आइए। ठीक है, सरकार नहीं कर पाई होगी, पर लोगों को वेलकम करिए और फैसिलिटेट करिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि सड़कों पर जो भी लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, किसी को कोई मदद चाहिए, गाड़ियाँ लगा दीजिए, मोटरसाइकिल लगा दीजिए, ई रिक्शा लगाइए, लोगों की मदद करिए। ये राजनीति का होती है सेवा के लिए, पर सेवा के बजाय दोनों तरफ, वो भी और आपको, दोनों को मैं कह रहा हूँ, दोनों लोगों ने इसको प्योर राजनीतिक तौर पर एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया, दोनों तरफ से। ब्रजेश जी, मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करना चाहता हूं, जिस तरीके से आपने राकेश जी को समय दिया है, मुझे भी अपनी बात पूरी कह लेने दीजिएगा। और मैं चुप इसलिए भी हूं कि जब इन्होंने कोरोना और वैक्सीन बोला तो मैं थोड़ी देर के लिए कई साल पीछे चला गया। और जब मैं कई साल पीछे गया तो मुझे एक पतला दुबले एक आदमी का चेहरा याद आया, जिससे मोदी जी ने मुलाकात करने से एक हफ्ते पहले 50 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया था। और ये वही आदमी है जिसको वैक्सीन बनाने का लाइसेंस मिला था और उसने सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल रखे थे। मेरे पास वैक्सीन बनाने की फैक्ट्रियां नहीं है, वो गुजरात में दी गई। और दूसरा, उसने कहा मेरे पास वैक्सीन बनाने के लिए पैसा नहीं है, वो सरकारी बैंकों से दिया गया। और एक पैसा उसने और दिया, मिलने से पहले 50 करोड़ रुपए दिए। पहली बात। दूसरी बात, पुलवामा के शहीदों के नाम पर मनोज तिवारी जी कम्बैट ड्रेस, कम्बैट हेलमेट, हरे रंग की बुलेट पे दिल्ली की गलियों में वोट मांगते रहे। और मोदी जी ने मंच से कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे नए वोटर, क्या आप अपना एक वोट हमें दे सकते हैं? तीसरी बात, आज भी जो श्रद्धालु वहां मौत के गाल में गए हैं, उनसे ना किसी ने माफी मांगी है, ना किसी ने किसी तरह की श्रद्धांजलि दी है, लेकिन लगातार श्रद्धा का राग अलाप रहे हैं। और बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि अगर हमें उसका लाभ मिल रहा है तो मिल रहा है, हत्याओं का पाप और प्रकोप मिल रहा है, उसको भी स्वीकार कीजिएगा। क्योंकि जब ईश्वर के दरबार में आप जाएंगे तो आपसे नहीं, ब्रजेश सर, हो गया, टाइम हो गया, हाथ जोड़ के निवेदन है, 30 सेकंड और दीजिए सर। इन श्रद्धालुओं की हत्या का, शहीदों के नाम पे वोट मांगने का और वैक्सीन के नाम पे पूरे देश में जो लाशें मिट्टी में दबाई गई हैं, गेरुए कपड़े में और सफेद कपड़े में, मैंने तारीफ कर दी कि बहुत पैशनेट है, हत्याओं का हिस्से में है। और 24 की जनता ने बताया है कि हम श्रद्धा धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं। श्रद्धा के नाम पे वोट मांगोगे आप तो कृपया सहयोग करें। धन्यवाद। पे दिल्ली पहुंचाती है और 27 में साफ करेंगे। अगर श्रद्धा को व्यापार बनाएंगे तो मेरा सलाम है ईश्वर को और मेरा सलाम है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनता। शांत हो जाए। मैं उमा शंकर, काफी पैशनेट हो जाते हो। आई रियली, आपके अंदर का जो जोश है, कई बार तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा दुबे जी को भी उधार दे दो। कोई भी स्वाभिमानी आदमी मौत के व्यापार को स्वीकार नहीं करेगा। थैंक यू सर। मैं उमा शंकर जी को आमंत्रित करता हूं। भाई उमा शंकर जी, ये एक बड़ा धार्मिक आयोजन है और आप स्वयं बता रहे हैं कि करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो हमको इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। राजनीति एक सेवा भाव है। आप में से किसी पार्टी के भीतर मैं देखता हूँ, स्पेशली संगठनों में, सेवा भाव नहीं दिखता है। अरे आप लोग को विरोध करना है,
आप जाके श्रद्धालुओं की सेवा करना शुरू कर दीजिए। ये कैसे रोक लेंगे? आपको नहीं रोक पाएंगे। आप सेवा के जरिए लोगों को संदेश दीजिए। ब्रजेश जी, आज इस कुंभ की बात नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है और जब से हमारे यहाँ सेवा दल संगठन का निर्माण हुआ है, तब से लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करता है। और इस बार भी ये सेवा दल का कैंप लगातार वहां चल रहा। जब भगदड़ हुई थी, जब लोग मारे जा रहे थे, तब भी हमारे सेवा दल के साथियों ने दर्जनों लोगों की जान बचाई। सबको अपने कैंप में लाकर उन्होंने एकत्रित करके, अच्छी बात है, तमाम अच्छी बात है। भी लोग शामिल थे। और अगर आप ये बात चैनल पे कह रहे हैं तो मैं जरूर कहूंगा, अच्छी बात है, सराहना अगर ऐसा हम किया आपको वीडियोज और ये सब भेजे और इसको चलाइए। अच्छा किया, बढ़िया बात कांग्रेस है। पार्टी की ये परंपरा है, ये हमारे सेवा का परंपरा। अब बात आ जाइए गिद्ध पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक कहते हैं भगदड़ हुई, भगदड़ हुई, भगदड़ हुई। ये क्या है? अगर योगी जी के ही शब्दों में कहें तो ये गिद्धों की श्रेणी में कौन लोग खड़े हो जाते हैं? जब पहले 1954 के कुंभ के आयोजन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर आरोप लगाए जाते हैं। ब्रजेश जी, आस्था कुंभ ये एक अलग विषय, वो हमारी आस्था का विषय है। लेकिन विपक्ष के नाते अगर आप 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, योगी जी कहेंगे कि हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करके चल रहे हैं और पहले ही मौनी अमावस्या के दिन 3 जगह भगदड़ होगी, सैकड़ों लोग इतराज किस बात पर? 10,000 करोड़ खर्च करने का या फिर हादसे का? क्या 10,000 करोड़ खर्च के प्रॉब्लम है या फिर हादसे की? क्या कह रहे हैं? मैं सुना नहीं। हादसा आपके लिए विषय है या 10,000 करोड़ खर्च किए गए? नहीं, ये मुद्दा राकेश जी, नहीं, प्लीज वेट, इनको कंप्लीट कर लेंगे। मेरा विषय है, सुनिए विषय क्या है ब्रजेश जी, कि आप कह रहे हैं कि हमने की व्यवस्था की है। थैंक यू पांडे जी, थोड़ा सा आपकी आवाज क्रैक कर रही है, मैं इंटरनेट ठीक कराता हूं। थैंक यू पांडे जी। अनिल दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कुंभ को लेकर अपोजिशन कोई पॉलिटिकल एजेंडा चला रहा है? अब जैसे त्रिपाठी जी ने कहा, देखिए ट्वीट आ गया। नहीं, अभी कोई ताज्जुब नहीं कि डिबेट खत्म होते होते भी कोई ट्वीट राकेश जी दिखाएं मुझे। देखिए ब्रजेश जी, कुंभ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, धर्म में राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म होना चाहिए। और अगर कहीं कोई कमी है, हम तो इनकी जो ये आलोचना करते हैं, मैं समझता हूं कि उस आलोचना से भी हम लोग सीखने की बात करते हैं कि अगर कहीं कोई कमी, लेकिन जब कमी है ही नहीं, आप सिर्फ कमी ही निकाल रहे हो, आप कोई अच्छाई उसमें आपको दिखाई नहीं पड़ रही। अभी तो कह रहे थे कमियों से सीखते हैं, अब कह रहे कोई कमी नहीं है हमें। लेकिन वो कमी के अच्छाई क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, अगर इतने लोग आए, उम्मीद से ज्यादा लोग आए, और आए, जो सरकार का दायित्व है, सरकार ने उसका निर्वहन किया। लोगों की मैं तो श्रद्धालुओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उनको अतिथि मान करके व्यवस्था की नहीं चाहिए, उनको सिर्फ संगम स्नान करना तो है। वो स्नान कर रहे हैं, उनको व्यवस्था भी तो मिल रही है। किसी व्यक्ति ने, अच्छा वो कह रहे हैं कि जैसे शरद जी कह रहे थे, भाई हम मान लो सरकार ने नहीं बताया, मैं कोई सरकार का प्रवक्ता नहीं, लेकिन अगर सरकार ने नहीं लिस्ट दो, आप ही बता दो। आप केवल कि जो है कितने लोग मरे, क्या हुआ, आप ही के पास कोई सूची हो तो आप ही बता दो। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इस कुंभ के आयोजन को आप किस श्रेणी में मानते हैं? विपक्ष का एतराज जैसे हादसा है, पांडे जी ने कहा 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये विषय है, या फिर जो चेतना जागृत करने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, कुंभ ने कैटालिसिस का काम किया है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने चेतना जागृत की है। दरअसल इसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाता है। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 19 में पहली बार अर्ध कुंभ होता है। मुख्यमंत्री जी उस समय भी बड़ी दिलचस्पी उसमें कुंभ में दिखाते हैं, और लेकिन जिस तरीके का कुंभ इस बार हुआ है 2019 में नहीं हुआ था। इस बार पूर्ण कुंभ है। इस बार पूर्ण कुंभ है, पिछली बार अर्ध कुंभ था। अर्ध कुंभ, पूर्ण और कुंभ, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ में भीड़ में हमेशा तब्दीली, जैसे 13 में जो कुंभ हुआ था, उस कुंभ में काफी भीड़, वो फुल फ्लेज था। वो फुल फ्लेज था। 2001, 2013 एंड 25। 1954 में पहला कुंभ यहाँ पर आयोजित हुआ था आजाद भारत में। अगला 37 में लगेगा, और हर 12 साल बाद लगता है, और 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है। तो देखिए, उनकी चूंकि संत वो खुद हैं, और संतों के बीच उनकी उठा बैठक होती है। बेसिकली कुंभ जो है ये संतों का दर्शन करने का एक स्थान है, एक प्लेस है। पूरी देश भर के जितने साधु संत होते हैं, शंकराचार्य से लेकर के जितने भी अखाड़ों के संत हैं, मठों के संत हैं, गुरु हैं, ये सारे लोग वहां पर कैंप लगाते हैं, और पब्लिक क्या होती है, उनके दर्शन करती। इसी नाते कहा गया है शाही स्नान।
कुंभ में 3 शाही हिंदुओं स्नान के होते हैं। सभी संप्रदाय आते हैं इसमें। हिंदुओं के सभी तो 3 जो शाही स्नान होते हैं उसमें स्नान कौन पहले करता है? पहले अखाड़े करते हैं, साधु संत करते हैं, और उन साधु संतों को दर्शन स्नान करते हुए ये पब्लिक देखती है, पब्लिक आशीर्वाद उनके लेने अरे के उनके लिए घाट जाती पे, है। मतलब इस बार तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उनके घाटों पे जो हम लोग कवर करते थे, नहीं तो वहां कोई जाता नहीं, नहा नहीं सकता ना उनके वहां पहले। वहां तब तक नहीं नहा मतलब सकता कर्फ्यू है समझ लीजिए, जब तक वो खुद ना चाहे नहा जितना ले, प्रोटोकॉल लेके कुछ दुबे भी दुबे कोई जी नहीं, चले कोई जाएं, नहीं। जब तो उस तक घाट पे नहीं नहा पाएंगे अखाड़ों जब पे तक पहले। संत नहीं नहा लेंगे तब तक कोई नहा नहीं सकता। तो संत होने की वजह से योगी आदित्यनाथ उन संतों से अटैच रहे, और वो जो इतने लोग आए, हमें वो जो अटैचमेंट था, हमें लोगों को विश्वास की भावना देनी चाहिए, विश्वास की देश के भावना किसी देनी कोने से आ रहे हो कि आप आइए, आप सुरक्षित हैं। हाँ, और मैं कहता हूँ सबको और- सेवा भाव और लाइए। मेरा ऐसा मानना है, जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करिए। और मेरा और ऐसा मानना हालांकि है, बहुत लोग ठगे गए, नहीं ठगा जाना, वहां तो देखिए ठगा जाना, लेकिन बहुत लोग अच्छा काम, बहुत लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है वहां, मुस्लिम है वो, मैंने देखा कि इतनी सेवा उस व्यक्ति ने करी है कि शायद इंडिविजुअल तौर पर किसी ने सेवा। मैं राकेश त्रिपाठी जी, राकेश जी 10 सेकंड सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, खत्म करें। अब मैंने कहा ना, आपने बीच में एक नई खबर और अपडेट अब कर दूं आपके दर्शकों के लिए, कैसे उपहास उड़ा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने प्रेस नोट जारी किया है, आपके चैनल को भी पहुंचा उसमें उसमें अब देखिए अखिलेश, अब नहीं, अब क्या आया तो ट्वीट कुंभ बताओ। बुलेटिन जारी कर रहे हैं ना, वो तो कुंभ बुलेटिन जारी कर रहे हैं, आप अब प्रेस बताओ नोट जारी किया है। अब प्रेस नोट में कह रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के 2 लाख करोड़ रुपए कुंभ के लिए कार्पस फंड बना दे, 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया करे। अभी एक दिन कह रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया है, सारा खजाना कुंभ पे लुटा दिया, किसानों का क्या होगा? आप उपहास उड़ा रहे हो, आप मजाक बना रहे हो, आप में कोई गंभीरता बची कि नहीं बची? आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, कुंभ जैसे एक बड़े आयोजन के लिए आप उपहास बनाने का प्रयास करोगे, हिंदुओं की आस्था का उपहास बनाओगे, ये हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये सनातन धर्म इसका खामियाजा। 10 सेकंड सर, आरोप दिया तो समय दीजिए। 10 सेकंड सर। लगातार हर पक्ष को रखा जा रहा है, जो भयावह मौतें हैं उसमें माफी मांगने और श्रद्धांजलि देने में कौन सी इज्जत घट रही है, कौन सा घमंड जा रहा है? क्या मानव मर गया है या मानवता मर गई? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आपको रोक रहा है तो सीखिए, बहुत बहुत क्षमा शुक्रिया, मांगिए। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।